Hello class 11 students, this is your biology teacher Agri Marawat. Okay, so we have been doing chapter number 4, Animal Kingdom. In this we have already talked about 5 phylums up to now. Now we are going to move forward in this chapter with the next phylum, that is Annelida. Okay, this is the 6th phylum, Annelida. Okay, first of all we should be knowing why it is called as Annelida. सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए इसे एनिलिडा क्यों कहते हैं. बिकॉज इट्स बॉडी सरफेस इज मार्क्ड आउट विथ सेगमेंट्स एंड मेटामर्स और मेटामर्स यू कैन से. हमने इस बारे में पहले भी बात करी जब हम बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे. वहाँ मेटामेरिज्म का हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था. अगर बॉडी में सेगमेंट्स बन रखे जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं सेगमेंट बन रखे हैं यहाँ पे. अब ये सेगमेंट्स बाहर से तो हमें सेगमेंट्स दिख ही रहे हैं, अंदर भी इनकी बॉडी में अलग अलग रूम्स बने हुए हैं और कुछ आपके ऑर्गन्स रिपीट करते हैं हर सेगमेंट में. ठीक है, तो इन्हें मेटामेर्स कहते हैं. तो लैटिन में एनुलस जो उसका मतलब है वो लिटिल रिंग्स हैं. ठीक है, ये जो रिंग्स बन रखी है ना, लिटिल रिंग्स कह रहे हैं इन्हें. इसी के नाम पे एनुलस के नाम पे एनिलिडा रखा गया नाम. ठीक है, तो ये एनिलिडा नाम रखने का ये रीज़न है, तो ये पता होना चाहिए आपको. क्लियर? ओके. Okay, now these most of these are aquatic. They can be marine or fresh water. They can be different. Okay, और terrestrial also. जो कुछ हैं aquatic हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ terrestrial भी है, कुछ free living है जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, कुछ parasites भी हैं जो किसी organism के ऊपर ही रह के उससे ही खाना लेते हैं. और इनकी बॉडी में अब हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो दे आर हैविंग ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, they are triploblastic, metamerically segmented, we have talked about it already, and they are coelomate. Okay, so these are the few characteristics, the main characteristics. ये तो आप सबको पता ही है इनके बारे में, so no need to just explain it again. Moving forward, okay, when we are moving forward, so they say that they possess longitudinal circular muscles which help in locomotion. तो ये आपको दिख रहा है, ये आपको मसल्स यहाँ पे सर्कुलर मसल्स होती हैं. तो ये जैसे आगे आगे खिसक के ये मसल्स सिकुड़ती हैं फिर फैलती हैं, सिकुड़ती हैं फैलती हैं. तो ये सारी मसल्स एक साथ काम करती हैं, सिकुड़ती हैं फैलती हैं, जिसकी वजह से ये मूव कर पाती हैं आगे. ठीक है, आगे मूव करने के लिए, लोकोमोशन के लिए ये सर्कुलर मसल्स का यूज़ करती हैं. ठीक है, कुछ आपके एक्वाटिक एनिलीड्स हैं जैसे कि आपको ये दिख रहा है. दिस इज़ नीरस. इट इज़ एन एक्वाटिक एनिलीडा. ये पानी में रहता है आपका. इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पैर जैसे स्ट्रक्चर्स, इन्हें बोलते हैं पैरापोडिया. इन्हें बोलते हैं पैरापोडिया. पैर की तरह काम करे ना तो उससे याद रख सकते हो. पैरापोडिया, ये इनका काम होता है जैसे स्विमिंग के टाइम पे आपके चप्पू काम करते हैं ना बोट में. जब बोट आगे बढ़ानी है तो चप्पू पीछे की साइड मूव करते हैं. सेम टू सेम ये पैरापोडिया भी करते हैं. ये इसको नीरस को स्विम करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो कुछ में तो आपको जहाँ टेरेस्ट्रियल एनिलिडास होंगे तो उन्हें तो मसल्स यूज़ करनी पड़ेगी आगे मूव करने के लिए. ठीक है, सर्कुलर मसल्स. और जिनमें ये जो एक्वाटिक है उनमें पैरापोडिया प्रेजेंट होगा फॉर द स्विमिंग. ओके, एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम का टाइप क्या है यहाँ पे? क्लोज्ड मतलब यहाँ पे आर्टरीज वेन्स के अंदर खून जाएगा. ठीक है, बाहर नहीं फैला हुआ होगा, आर्टरीज वेन के अंदर प्रॉपरली वहाँ पे से गुजरेगा. ओके, एंड फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जैसे मैंने आपको बताया था किडनी की तरह काम करते हैं ये ऑर्गन्स इनकी बॉडी में. हमारी बॉडी में किडनी प्रेजेंट है, इनकी बॉडी में कुछ अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. पिछले उसमें हमने फ्लेम सेल वगैरह पढ़े थे. यहाँ पे जो एनिलिडास में ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन है उसका नाम है नेफ्रीडिया. ठीक है, नेफ्रीडिया, ये सिंगुलर में नेफ्रीडियम बोल सकते हैं. तो बहुत सारे नेफ्रीडियाज प्रेजेंट होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन.
जो बाहर जैसे बाहर अगर बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, तो उसका असर अंदर की तरफ ना पड़े। ऐसा ना हो कि अंदर की तरफ पानी बिल्कुल मूव करना स्टार्ट करे जबकि ज़रूरत भी नहीं है, तो वो ऑस्मो रेगुलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अंदर ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली बाहर निकाला जाएगा उस चीज़ को जिसकी ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी में, ठीक है। बट अगर कम है तो हमारी बॉडी से उस चीज़ को बाहर भी नहीं निकलने देगी अपनी बॉडी से, ठीक है। इसे ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू देयर नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एक आपका सिस्टम है नर्व्स का। जैसे हमारी बॉडी में नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होती है, इनकी बॉडी में भी कुछ इस तरह का सिस्टम है। कुछ इस तरीके से आपके ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं नर्व कॉर्ड। ये है नर्व कॉर्ड। जैसे हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, ये नर्व कॉर्ड है। इसमें ऐसे ये आपके ऐसे प्रेजेंट होते हैं गैंग्लिया, इन्हें बोलते हैं गैंग्लिया। ये एक तरह से न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। जैसे न्यूरॉन्स सिग्नल पकड़ते हैं ना, वैसे ये गैंग्लिया भी सिग्नल्स पकड़ते हैं। न्यूरॉन्स तो पढ़ रखे होंगे आपने, वो सिग्नल्स पकड़ते हैं। ये गैंग्लिया यहाँ पे सिग्नल्स पकड़ते हैं और फिर सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिग्नल को नर्व कॉर्ड में लेके आते हैं और नर्व कॉर्ड से ये कहाँ पहुँचते हैं, ब्रेन में। ये रहा इनका ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे ब्रेन है। तो होगा क्या, गैंग्लिया फैले हुए हैं, पेयर्स में होते हैं हमेशा गैंग्लिया, और ये फैले हुए हैं। जैसी कोई सेंसेशन आती है, जैसे स्किन है, ठीक है, कोई सेंसेशन आई तो यहाँ पे पहुँची, इन गैंग्लिया ने उन सेंसेशन को पकड़ा और कहाँ पे लेके आए, नर्व कॉर्ड में। नर्व कॉर्ड से वो ट्रैवल होते हुए कहाँ पहुँचे कि ब्रेन में, और फिर उसको एनालाइज किया जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका नर्व सिस्टम यहाँ पे काम करता है, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी, ओके। सो यहाँ लिखा हुआ है न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। मैंने आपको बताया पेयर में गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, और लेटरल नर्व्स आपकी प्रेजेंट होती हैं जो कि आपकी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जाती है। तो आपको बताया था ये आपकी नर्व कॉर्ड है, ठीक है। इसमें गैंग्लिया पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, आपके बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। और ब्रेन तक वो लेके जाते हैं इसे, ठीक है। बात समझ आई? ओके, सो ये तो होगी नर्वस सिस्टम की बात। इससे पहले हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर ली थी, उससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे कि सेक्स जो इनकी बॉडी में है वो किस तरह से प्रेजेंट होता है। तो इनकी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वैसे, बट कुछ जो आपके एक्वाटिक नेरिस है, जैसे नेरिस का एग्जांपल लेते हैं तो वो डायोशियस है। डायोशियस मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, डायोशियस का मतलब होता है जिसकी बॉडी में जो एक, अगर जैसे एक नेरिस है उसके अंदर या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है। तो सेक्सेस सेपरेट हो जहाँ पे एक बॉडी में सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट है, उसे हम डायोशियस बोलते हैं, ठीक है। तो नेरिस में आपको डायोशियस देखने को मिलता है। अर्थवॉर्म और लीचेस में ये आपको ये है लीच जो खून सक करती है, ठीक है, ये लीच है। तो जो लीच है उसका काम है खून सक करना, राइट। तो अर्थवॉर्म आपको पता ही है अर्थवॉर्म के बारे में, ठीक है। तो ये मोनोशियस होते हैं। मोनोशियस का क्या मतलब होता है, जहाँ पे एक ही बॉडी में दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, यहाँ पे मेल भी है फीमेल भी है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन कैसा होने वाला है, यहीं पे सेक्सुअली होने वाला है। तो मेल ऑब्वियसली जब मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग है तो ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा ही, ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करें अगर हम, तो एग्जांपल्स में आते हैं आपके नीरिस, ओके, नीरिस इज हेयर, फेरेटीमा इज हेयर। फेरेटीमा आपका अर्थवॉर्म को फेरेटीमा आपका साइंटिफिक नेम है। फिर ब्लड सकिंग लीच का क्या नाम है, हीरोडिनेरिया, याद रखना हीरोडिनेरिया। अच्छा, इसके नाम के पीछे की स्टोरी भी बता देती हूँ आपको सॉरी। हीरोडिनेरिया इसका नाम कैसे पड़ा, लीच जब खून सक करती है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तो जब वो चूसना स्टार्ट करती है खून को हमारी बॉडी से, तो खून तो जम जाना चाहिए, क्योंकि हमने तो ये पढ़ रखा है कि प्लेटलेट्स खून जमा देती है जैसे वो बाहर की तरफ खून निकलने लगता है। तो हमारी बॉडी का खून क्यों नहीं जमने लगता, क्योंकि लीच एक तरह का एक केमिकल रिलीज़ करती है जिसका नाम होता है हीरोडीन।
हमारी ब्लड में रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड में जो प्लेटलेट्स है वो काम नहीं कर पाते और जम नहीं पाता खून, ठीक है। उसी के नाम पे हीरिडोनेरिया इसका नाम रखा गया है। ये कोर्स में नहीं है आपके, तभी मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता दिया। ओके, सो चलिए, ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कमिंग टू द सेकेंड the next phylum, that is the seventh phylum. Now seventh phylum है ये ऑर्थोपोडा। 1 minute, ऑर्थोपोडा। ओके, ऑर्थोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, ये सबसे बड़ा फाइलम है एनिमल किंगडम में। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है आपका? ऑर्थोपोडा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑर्थोपोडा इज़ द लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा है। कैसे? इसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं आपके, ठीक है। इसमें सारे आपके इंसेक्ट्स वगैरह जो भी हैं वो सब इसमें आते हैं, और इंसेक्ट्स तो आपको पता ही है कितने होते हैं, ठीक है। अगर आप अपने अर्थ पे सारे एनिमल्स देखो तो उसमें से 2/3 जो है वो सिर्फ ऑर्थोपोडा है। जैसे कि अगर हम यहाँ बनाएं इतने ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इसमें से आपके 3 हिस्से करें आप, कुछ इस तरीके से होगा। मिनट, है ना। अब इसमें से आपका ये हिस्सा और ये हिस्सा सिर्फ किसका है? ऑर्थोपोडा का, सिर्फ ऑर्थोपोडा का है ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। और जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपका किसका है? दूसरे एनिमल्स का। तो अगर हम इतने सारे एनिमल्स की बात करें, इतनी सारी स्पीसीज़ अर्थ पे प्रेजेंट है, उसमें से इतने सारे तो इंसेक्ट ही हैं, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा इसलिए आपका सबसे बड़ा फाइलम है। बात समझ आई? चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। दे आर ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ये ऑर्गन सिस्टम लेवल इनमें देखने को मिलता है हमें। बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, सीलोमेट है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़, कभी कॉकरोच को मारा है? किसी इंसेक्ट को मारा हो? जब मारते हैं तो कैसी आवाज़ होती है? कच सी आवाज़ आती है, जैसे कुछ टूटा, ठीक है। क्यों आती है वो? क्योंकि उनकी बॉडी काइटेनियस एक्सोस्केलेटन से बनी होती है। उनकी बॉडी में स्केलेटन प्रेजेंट होता है, बट वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है। और वो किससे बना होता है? काइटिन से। काइटिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो कि फंगस में भी आपको मिलती है। तो यहाँ पे भी आपको ये काइटिन देखने को मिलता है। तो इनका एक्सोस्केलेटन किससे बना है? काइटिन से। तो ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये एक तरह से आपका काइटिन से बना हुआ जो एक्सोस्केलेटन है ये इनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन में काम करता है, इनकी बॉडी को प्रोटेक्टेड रखता है बहुत तरीके से ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इनकी बॉडी हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। जैसे हमारी बॉडी में ऊपर का हेड वाला पार्ट हो गया, फिर हमारी चेस्ट पार्ट हो गया, फिर आपका एब्डोमेन वाला एरिया हो गया, फिर आपके नीचे अपेंडेजेस जो आपके लेग्स वगैरह उसका हिस्सा हो गया। इनकी बॉडी में एक तो हेड पार्ट होगा, एक आपका ये आपका थोरैक्स मतलब चेस्ट वाला पार्ट, और ये पीछे वाला पार्ट एब्डोमेन है, ठीक है। ये पीछे वाला पार्ट आपका एब्डोमेन हो गया, ये वाला पार्ट आपका एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन मतलब पेट वाला हिस्सा। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है इनकी बॉडी। इनकी बॉडी में जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस का क्या मतलब होता है, आप ये समझ लीजिए। अपेंडेजेस का मतलब जो इनके पैर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको अभी पहले मैं ऐसे समझाती हूँ। इनके जो पैर होते हैं कुछ इस तरीके से, देख रहे हो आप, ये स्कॉर्पियन के पैर देख रहे हो, ऐसे ऐसे टुकड़ों में हैं, ऐसे है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे आराम से मूव कर लेते हैं, इसलिए दिख रहा है ये। इसका पैर कैसा है? ऐसा, 1 मिनट, इस तरह का। फिर यहाँ पे एक पैर का हिस्सा है, फिर एक, तो ये जॉइंट हो रखी है ना, जो हिस्से हैं आपके पैर के वो अलग अलग हिस्सों से मिलकर बने हुए हैं, तो इसलिए ना जॉइंटेड अपेंडेजेस कहते हैं कि जॉइन हो रखे हैं एक दूसरे से, ठीक है।
तो ऑर्थोपोडास का नाम यहीं से पड़ा है आपका। ऑर्थोस का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। पोडा मतलब पैर, ठीक है, पैर या हाथ। तो जॉइंटेड अपेंडेजेस, यहाँ से वर्ड आया आपका ऑर्थोपोडा का नाम का, ठीक है, ऑर्थोपोडा का नाम यहाँ से पड़ा है। ओके, समझ आई इतनी बात। जॉइंटेड अपेंडेजेस क्या है, यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, इनके पैर किस तरीके के आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एक मिनट से मिटा देते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सांस कैसे लेते हैं ये। तो इनमें अलग अलग तरह के आपके वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स तो आपके उनमें प्रेजेंट होंगे जो कि पानी में रहते हैं। गिल्स आपने पढ़ भी रखी होगी, फिशेस में होती है, जो कि पानी लेती हैं अंदर और पानी में से हवा निकाल लेती है और पानी को वापस फेंक देती है। तो ठीक है, गिल्स इस तरह से काम करती है। कुछ में बुक गिल्स प्रेजेंट होती है, स्कॉर्पियन वगैरह में, और बुक लंग्स प्रेजेंट होती है। ट्रैकियल सिस्टम कुछ इस तरह का होता है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इनकी बॉडी में बाहर, जैसे ये आपकी बॉडी है, 1 मिनट, ये बॉडी है, यहाँ पे इस तरीके से ट्रैकियल सिस्टम बन रखा है। यहाँ से बाहर की साइड से हवा अंदर आएगी, यहाँ पे छेद होंगे कुछ, ठीक है, जिससे अंदर आ जाएगी हवा। ये ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है। बुक गिल्स, बुक लंग्स, इनकी शेप की वजह से इनको नाम दिया गया। ये सब गिल्स वाले और लंग्स वाले काम करते हैं। ओके, सो ये थोड़े बहुत अलग अलग होते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह। जैसे हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं ना, वैसे ये भी काम करते होते हैं। नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, मतलब ब्लड किस में कैसे फ्लो करता है, ओपन होता है। हमने ये जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी थी, तभी भी हमने बताया था कि कॉकरोच में आपका ओपन सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब उनका ब्लड पूरे बॉडी में फैला रहता है, कोई आर्टरीज़, कोई वेन्स, कोई आपकी कैपिलरीज़ में नहीं बहता, ठीक है, हार्ट से सीधा बाहर पूरी बॉडी में जाता है। कॉकरोच भी इन्हीं में आता है, ऑर्थोपोडाज में ही आता है आपका, ठीक है। अच्छा, इनकी बॉडी में ना सेंस करने के लिए, जैसे हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, नोज, आपका स्किन, ठीक है, टंग हो गई, ईयर्स हो गए, तो ये सेंस ऑर्गन है। वैसे ही इनकी बॉडी में भी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी बॉडी में भी सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एंटीना आपने देखे होंगे, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एंटीना है, ये सेंस करने के लिए है, ठीक है, कोई चीज़ खतरे को समझने के लिए या और चीज़ों को सेंस करने के लिए, खुशबू वगैरह के लिए, ठीक है, इन सब के लिए होते हैं। फिर आइज़ भी प्रेजेंट होती है इनकी सेंस करने के लिए। कंपाउंड और सिंपल आइज़। कंपाउंड आइज़ कैसी होती है, टुकड़ों टुकड़ों में उनके छोटे छोटे पीसेस होते हैं। मतलब हमारी जो आइज़ होती है वो एक ही उसमें लेती है, जो एक ही लेंस होता है। बट कंपाउंड आइज़ में बहुत सारे लेंसेज होते हैं, जो छोटी सी एक डिस्टॉर्टेड सी एक इमेज बनाते हैं। हमारा एक लेंस तो एक ही इमेज प्रॉपरली बनाएगा और प्रॉपर इमेज बनेगी, तो हमें दिख जाता है कि क्या आ रहा है। बट इनकी जो आइज़ होती हैं वो थोड़ी कंपाउंड आइज़ होती हैं, तो छोटे छोटे लेंस से मिलकर बनी होती है इनकी पूरी आइज़, जिसकी वजह से टूटी फूटी सी इमेज दिखती है। बनती जो इमेज है वो टूटी फूटी सी बनती है। इस वजह से शायद हम जब इंसेक्ट्स हमें देखते हैं तो भागते हैं, ताकि शायद हम उन्हें एक तरह से राक्षस जैसे दिखाई दे रहे हो या पता नहीं क्या दिखाई देते होंगे, है ना। तो कंपाउंड आइज़ इस तरह से इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। और बैलेंस के लिए, इनकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए स्टेटोसिस्ट या फिर बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्टेटोसिस्ट का मतलब बैलेंस ऑर्गन ही है, जो बैलेंस करे, जो खड़े रहने में या फिर आपके चलने में बैलेंस बनाए रखे बॉडी का, ठीक है, उसमें इनकी बॉडी में ये प्रेजेंट होता है। अच्छा, इनकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में किडनी प्रेजेंट होती है, वैसे इनकी बॉडी में मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर ये डायोशियस होते हैं, मतलब सेक्सेस सेपरेट है इनकी बॉडी में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी में इंटरनल होती है, अंदर ही होती है। और ज़्यादातर ओवीपेरस है, मतलब अंडे देते हैं, ठीक है। मतलब जाइगोट बना, जाइगोट किस में रहेगा,
अंडे में, और अंडा बाहर ये ले कर देते हैं, बाद में आपका अंडे में से बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है। और दूसरा एक होता है विविपेरस, जिसमें सीधा मदर की वूम से बच्चा बाहर आता है, ठीक है, अंडे की फॉर्म में नहीं जाता, वो सीधा बच्चा बाहर आता है, इसे विविपेरस कहते हैं। ओविपेरस, ओवी, ओ से याद रखो, ओ एग, एग जैसा दिख रहा है ना, तो ओविपेरस मतलब अंडा, अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म, तो ये अंडे देते हैं ज़्यादातर, ठीक है। डेवलपमेंट इनकी डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट होती है, मतलब या तो डायरेक्टली जो आपका जाइगोट से डायरेक्टली एडल्ट जैसा बच्चा निकलेगा, या तो बीच में लार्वल स्टेज आएगी, जैसे कि सिल्कवॉर्म में होती है, ठीक है, जैसे सिल्कवॉर्म में देखने को मिलती है। ओके, चलिए इसके एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं हम। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हनी बीज़, हनी बी की जो आपका साइंटिफिक नेम है दैट इज़ एपिस, एपिस साइंटिफिक नेम है हनी बी का, ठीक है। ये इकोनॉमिकली आप शहद निकालने के लिए, वैक्स वगैरह निकालने के लिए यूज़ करते हैं। सिल्क वॉर्म को सिल्क निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। लेसिफर लाक इंसेक्ट है, मतलब लाक निकालते हैं इसमें से, ठीक है, लाक भी यूज़, लाक की चूड़ियाँ बनती हैं, तो ये इंसेक्ट आपका इकोनॉमिकली यूज़ होता है। कुछ वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स मतलब जो एक बीमारी को एक हेल्दी इंसान, एक अनहेल्दी इंसान से हेल्दी इंसान तक पहुंचाते हैं, जैसे एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो मलेरिया फैलाती है, पता है ना। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स भी एक मॉस्किटो है, ठीक है, जो कि फिलैरियसिस आपकी एक बीमारी होती है जिसमें कि पैर सूज जाता है पूरा, वो फैलाती है। एडीज़, फीमेल एडीज़ मॉस्किटो जो होती है वो डेंगू कॉज करती है, ठीक है। तो ये कुछ वेक्टर्स हैं जो कि आर्थ्रोपोडाज में आते हैं। फिर आते हैं ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस पेस्ट का क्या मतलब होता है? वो पेस्ट जो कि क्रॉप फील्ड पे हमला करते हैं, जैसे आजकल क्या आपने सुना होगा, राजस्थान वगैरह में बहुत बड़ा हमला हुआ था ये लोकस्ट का, ठीक है। इनको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। लोकस्ट जो आपके ग्रास होपर जैसे कीड़े थे, है ना, लोकस्ट होते हैं, उन्हें कहते हैं लोकस्ट या लोकस्टा, ठीक है। ये ग्रेगेरियस पेस्ट होते हैं, मतलब ये क्रॉप फील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब उस पर हमला करते हैं, उसको खाने लगते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें ग्रेगेरियस पेस्ट कहा गया। ग्रेगेरियस का मतलब ये है जो ग्रीन ग्रास वगैरह क्रॉप्स वगैरह वो खाने वाले, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है हमारा लिविंग फॉसिल, जिसे हम ल्यूमिनस को लिविंग फॉसिल कहते हैं, इसे किंग क्रैब भी कहा जाता है। इसको लिविंग फॉसिल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर से प्रेजेंट है, बहुत सालों से, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर से, मतलब आपका मिलियन क्या होता है 10⁻⁶, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 आपके 10 लाख ईयर से प्रेजेंट है ये अर्थ पे, ठीक है, इसलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है। फॉसिल हम किसे कहते हैं? जो पुरानी जो आपको लाइफ के बारे में बताए, तो ये तो लिविंग है, ये तो ज़िंदा है, हमें हड्डियाँ थोड़ी मिल रही हैं इसकी, ठीक है, ये हमें ज़िंदा जीता जाता मिल रहा है, तो हम इससे पता लगा सकते हैं पुराने टाइम का, ठीक है, इसलिए इसे लिविंग फॉसिल कहा जाता है। ओके, अच्छा, अब एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये जो फाइलम है इतना बड़ा है, ठीक है, इसका एक बहुत बड़े रीज़न्स हैं क्यों ये इतना ज़्यादा फल फूल रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपका आर्थ्रोपोडा है, इसमें आपको अराउंड 9 लाख स्पीसीज़ मिलती हैं। 9 लाख, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इतनी स्पीसीज़ कैसे हैं इसमें? क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये फाइलम इतना ज़्यादा फल फूल रहा है? तो रीज़न समझना, ठीक है, सुनना इसे अच्छी तरह से। पहला रीज़न है कि इनकी बॉडी में एक काइटेनियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि हार्ड होता है, ठीक है, जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्टेड रखता है। एक तो पहला रीज़न ये है। दूसरा, इनके जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्हें जल्दी जल्दी मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जॉइंटेड लेग्स होने की वजह से ये आराम से बहुत जल्दी जल्दी मूव कर पाते हैं आगे तक और अपने आप को प्रोटेक्टेड रख पाते हैं हमलावरों से, प्रे से अपने, ठीक है। और तीसरी चीज़, जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है, हार्ड एक्सोस्केलेटन जो काइटिन से बना होता है, उसकी वजह से पानी का लॉस भी इनकी बॉडी में से बहुत कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये लैंड पे भी आराम से सरवाइव कर लेते हैं। तो ये अलग अलग जगहों पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये 3 रीज़न बहुत बड़े हैं जिसकी वजह से ये आराम से अपने आप को
सरवाइव करवा पा रहे हैं अर्थ पे, इसकी वजह से ये इतना बड़ा फाइलम बन पाया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए अच्छी तरह से। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, थैंक यू।